हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ इनसाइड व्यू विद समीर। और आज बात करेंगे एशेज़ की थर्ड टेस्ट की, इंडिया का T20 स्क्वाड और जो उलटफेर हुआ है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। लेकिन उससे पहले याद दिला दूं कि आपको प्लीज़, अगर आप मेरा एपिसोड व्यू कर रहे हैं, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका राइट साइड पे एक बेल आइकन है, उसे सेलेक्ट करके आपको बस ऑल सेलेक्ट करना है, जिससे आपको मेरे आने वाले एपिसोड्स के सारे नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगे और आपका सब्सक्रिप्शन भी पूरा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं एशेज से। और आज थर्ड टेस्ट चालू हुआ हेडिंगली में। अब हेडिंगली की पिच मैंने कल देखा, मैच स्टार्ट होने से पहले तो ग्रीन थी। अब पहले दो टेस्ट मैच में आप देखेंगे तो इंग्लैंड ने एक फ्लैट पिच बनाया था जो उनके बैस बॉल थ्योरी को सपोर्ट कर सके, उनके बैट्समैन आके बस अपने आप को एग्रेसिवली खेल सके। अब आई थिंक वो ट्रेंड चेंज होता दिख रहा है। अब इंग्लैंड समझ गया है कि वो फ्लैट पिचेस पर ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं सकते हैं, और ये मैंने अपने पहले ही दिन एशेज स्टार्ट होने से कहा था। इंग्लैंड बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया को सीम और स्विंग बॉलिंग से हेल्पफुल पिचेस पे फंसा सकते हैं, लेकिन उन्होंने फ्लैट पिचेस देकर ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे दिया। और ऑस्ट्रेलिया आज 2-0 अप है इस सीरीज में। तो टॉस जीत के इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी की। ऐसी ग्रीन पिच पर कौन छोड़ेगा गेंदबाजी करना। और ऑस्ट्रेलिया ने स्लो स्टार्ट की, वो अपना आराम से खेलते हैं, ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। वार्नर जल्दी आउट हो गए ब्रॉड की गेंद पे, उन्होंने सेकंड स्लिप में एज दे बैठे, लेकिन ख्वाजा और मानस लबुशेन ठीक लग रहे थे। उन्होंने ये पिच पे सरवाइव करना ही बहुत डिफिकल्ट आर्ट था, और वो अच्छी तरह से बॉलिंग को सिंगल डबल्स, एक बैट बॉल आता था तो बाउंड्री मार देते थे और अच्छे दिख रहे थे। उस्मान ख्वाजा टिपिकल टेस्ट इनिंग्स खेलते जा रहे थे, मानस लबुशेन भी अपनी स्टाइल में खेल रहे थे। लेकिन उसी वक्त मार्क वुड, उन्होंने एक्स्ट्रा पेस के साथ जो मानुस उस्मान ख्वाजा को बोल्ड किया, वो देखने लायक था। उस्मान ख्वाजा पूरे स्ट्रेट बैट के साथ आए, लेकिन लेट हो गए। वो एक्सप्रेस पेस बॉलर है मार्क वुड, और ऐसे बॉलर को नहीं खिलाना इंग्लैंड के लिए तो मैं तो बोलूँ क्राइम था। उन्होंने ये मैच में जेम्स एंडरसन को बिठा के मार्क वुड को लाया, और ये बहुत बढ़िया डिसीजन है। जेम्स एंडरसन टोटली ऑफ कलर लगे एशेज में, और हो सकता है ये सीरीज़ उनकी आखिरी सीरीज़ हो एज अ टेस्ट क्रिकेटर। वो जेम्स एंडरसन ये मैच में नहीं खेल रहे हैं, और मार्क वुड जो उनके रिप्लेसमेंट है, उन्होंने बढ़िया गेंद डाल के उस्मान ख्वाजा को आउट किया। और दूसरे एंड पे स्टुअर्ट ब्रॉड अच्छे फॉर्म में है इस सीरीज़ में, उन्होंने स्टीव स्मिथ को भी आउट किया। क्रिस वोक्स को लाया गया है इस मैच में, और क्रिस वोक्स ने भी वो टोंग की जगह पे आए हैं क्रिस वोक्स। जबकि टोंग ने तो अच्छा ही परफॉर्म किया था लास्ट टेस्ट मैच में, लेकिन आई थिंक क्रिस वोक्स ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें ले आया गया, और उन्होंने मानस लबुशेन को स्लिप्स में आउट किया। और ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स सडनली एट लंच ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स कर जाएगी, कुछ 90 पे 4 हो गए थे। उसी वक्त ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने पार्टनरशिप की, स्पेशली मिचेल मार्श। ऐसी पिच पे ऐसी बैटिंग, क्लास बैटिंग होती है। काउंटर अटैकिंग इनिंग्स खेली उन्होंने, अपने शॉट्स खेले, स्पेशली उनके ड्राइव्स ऑफ साइड पे, उनका पुल शॉट जो उन्होंने मार्क वुड को खेला 90+ माइल्स पर आवर की गेंद को, वो सब देखने लायक था। बेहतरीन फॉर्म में लग रहे थे। और इसी पिच पे जब दूसरे बैट्समैन स्ट्रगल करते देख रहे थे या स्लो खेल रहे थे, ये तो ऐसा खेल रहे थे क्योंकि ये और ही पिच पे खेल रहे हो। बेहतरीन इनिंग्स खेली उन्होंने, 118 रन्स मारे, स्पेशली उनके ड्राइव्स ऑन द ऑफ साइड ना ही गैप में जा रहे थे, बल्कि फुल पावर के साथ मार रहे थे वो। उन्होंने उन्हें हर एक गेंदबाजी की पिटाई की। मोइन अली जब डालने आया तो उनकी तो खास उन्होंने अच्छी पिटाई कर दी। बहुत ही एग्रेसिव नेचर के खिलाड़ी है मिचेल मार्श, और आज उन्हें कैमरन ग्रीन की जगह पे खिलाया गया इस मैच में, और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। बढ़िया ऑलराउंडर है, बॉलिंग के साथ भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये 118 रन्स, ये ही मैच नहीं, ये एशेज को अब ऑस्ट्रेलिया को जिता सकते हैं, क्योंकि ऐसी पिच पे पहली बैटिंग करना इंग्लैंड की इस बॉलिंग अटैक के सामने, जब क्रिस वोक्स है, मार्क वुड है, ऑली रॉबिन्सन और स्टुअर्ट ब्रॉड जो बॉल दोनों वे हिला रहे हैं, मार्क वुड पेस के साथ हिला रहे हैं, 90+ माइल्स पर आवर प्लस की पेस से वो बॉल को मूव कर रहे हैं। और मोइन अली इज़ नॉट अ बैड स्पिनर टू।
तो ऐसी 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 पिच पे ऐसी इनिंग्स खेलना, काउंटर अटैकिंग, एक्चुअली काउंटर अटैकिंग खेलना ही बनता था, क्योंकि जब विकेट जाती है तो आप ये सोचते हो कि ऐसी पिच पे आप 250 भी बना दोगे तो आपके पास बॉलिंग है जो उसे डिफेंड कर सकती है, और मिचेल मार्श का वही प्लान सक्सेस हुआ। ट्रेविस हेड ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन मिचेल मार्श इस तरह से स्कोर कर रहे थे, उन्होंने ट्रेविस हेड को भी पीछे छोड़ दिया स्कोरिंग में। मिचेल मार्श की इनिंग्स की वजह से ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया 300 प्लस आराम से कर जाएगा, लेकिन जैसे ही मिचेल मार्श आउट हुए हम सब ने देखा ये पिच क्या है। दूसरे बैट्समैन वो पिच पे जो मूवमेंट था उसे काउंटर नहीं कर पाए। ट्रेविस हेड भी जल्दी आउट हो गए, सेकंड स्लिप में कैच दे बैठे। उसके बाद मार्क वुड ने तो लोअर ऑर्डर और टेल को क्लीन अप कर दिया। मिचेल स्टार्क, आप देख लेंगे पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड को ही नहीं चला, सब 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 आउट होते गए। एक के बाद एक टॉड मर्फी भी आउट हो गए, आई थिंक वो नेथन लायन की जगह पे खेल रहे हैं। कोई नहीं टिक सका। स्पेशल उन्होंने अपनी गेंदबाजी रखी थी एलेक्स कैरी के लिए। आप सबको पता होगा एलेक्स कैरी ने जॉनी बेस्टो को पहले सेकंड टेस्ट मैच में रन आउट किया था पीछे से, जब जॉनी बेस्टो ओवर हो गया था और एम्पायर के ओवर बोलने से पहले क्रीज से बाहर निकल आए थे और एलेक्स कैरी ने उन्हें पीछे से रन आउट कर दिया था। आई थिंक क्राउड भी उन्हें बहुत बू कर रहा था उसकी वजह से आज इस टेस्ट मैच में, और उन्हें हेलमेट पे भी आज एक लगा, लेकिन वो आए, वो डटे रहे खेलने के लिए, और फास्ट रन स्कोरिंग के चक्कर में वो भी आउट हो गए क्योंकि सामने कोई सपोर्ट नहीं था, विकेट्स गिरते जा रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं 268 रन्स, 263 रन्स, आई एम सॉरी 263 रन्स, और अब इंग्लैंड के पास एडवांटेज था। सडनली ऑस्ट्रेलिया का कोलैप्स से मुझे लगा कि ऑस्ट्रेलिया 50-60 रन शॉर्ट है जिस पोजीशन में थे वो, और बट जब इंग्लैंड भी बैटिंग करने आई तो अब पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने जो बॉल को स्विंग कराया, स्पेशली पैट कमिंस अनप्लेएबल थे, एक अच्छी लेंथ से बॉल को मूव करा रहे थे, बाउंस बहुत मिल रहा था उन्हें ये पिच पे, और जब मूवमेंट और बाउंस का मिक्सचर हो विद गुड पेस, ऐसी पिच पे, ग्रीन पिच पे आप बैट्समैन बहुत स्ट्रगल करते हैं। बेन डकेट आउट हो गए, एलेक्स कैरी ने अच्छा कैच पकड़ा, और एक मेरे हिसाब से तो बहुत ही सरप्राइजिंग चॉइस थी, हैरी ब्रुक को नंबर 3 पे भेजा गया, और मैं नहीं मानता हैरी ब्रुक नंबर 3 के प्लेयर है, वो भी ऐसे कंडीशंस में, और वही हुआ। पैट कमिंस को उन्होंने उन्हें जल्दी आउट कर दिए, सेकंड स्लिप पे आउट हो गए, एज दे बैठे पैट कमिंस के बॉल पे, और उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप हुई बिटवीन जो रूट एंड जैक क्रॉली, उन्होंने स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन जब डे का एंड होने ही वाला था तब मिचेल मार्श, आज दिन था उनका भाई, 118 रन करने के बाद जब वो अपना पहला स्पेल डाल रहे थे, उन्होंने बस आखिरी लम्हों में जैक क्रॉली को स्लिप्स में आउट करवा दिया। तो पहला दिन मैं तो कहूँगा इवन स्टीवंस है। ऑस्ट्रेलिया अब ये सिचुएशन में हैप्पी होगा कि उन्होंने 260 रन मार दिए पहली बैटिंग करके, क्योंकि डिफ़िकल्ट पिच थी खेलने के लिए। कल सुबह भी डिफ़िकल्ट होगा, और जब अगर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और ऑस्ट्रेलिया के सीम बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी डाल दी तो इंग्लैंड को बहुत मुश्किल होगी रन स्कोरिंग करने के लिए। जो रूट इज़ अ की फैक्टर नाउ, उनकी जैसा मिचेल मार्श की 100 आई थी, जो रूट से एक बड़ी इनिंग्स की उम्मीद है, बेन स्टोक्स आना बाकी है, उनसे एक बड़ी इनिंग्स चाहिए इंग्लैंड को अगर इस टेस्ट मैच में बचना है। तो नीचे उनकी बैटिंग थोड़ी अच्छी है इस टेस्ट मैच में, मोइन अली आ गए हैं, क्रिस वोक्स थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, तो नीचे बैटिंग है। आप नंबर 7 तक इनके पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है, जॉनी बेस्टो भी आना बाकी है, तो ये मैच 50-50 है अभी, और मुझे फिर भी लगता है कि मिचेल मार्श ने वो इनिंग्स खेल के इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को को थोड़ा सी एज दे दिया है, बस अब मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि मैच बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे है, देखना होगा पहले सेशन में कल क्या होता है। तो ये थी एशेज की बातें। अभी देख वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में तो सब उलटफेर हो गया। मैंने आपसे कहा था कि मुझे लगता है जिम्बाब्वे श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन जिम्बाब्वे ने लास्ट 2 मैचों में बहुत निराश किया। श्रीलंका ने उन्हें 9 विकेट से हराया, और 9 विकेट से हराए नहीं, जो जिम्बाब्वे ने 163 रन बनाए थे उनके अगेंस्ट, वो उन्होंने 33 ओवर्स में बना लिए। तो उसकी वजह से जिम्बाब्वे का रन रेट बहुत हिट हुआ, और उनका एक मस्ट विन सिचुएशन जैसा हो गया स्कॉटलैंड के सामने, और स्कॉटलैंड के सामने भी हार गए। मुझे दुख ज़रा हुआ सिकंदर रज़ा के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया था,
वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए। अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, अच्छी वो जिस फील्ड पे रहते हैं तो पूरा अपना 100% देते हैं, तो थोड़ा ख़राब लगा। लेकिन अगेन जिम्बाब्वे ने लास्ट टाइम भी जब क्वालिफायर्स थे 2019 वर्ल्ड कप के लिए, वो मिस आउट कर गए थे क्योंकि उन्होंने लास्ट 2 मैचेस ऐसे ही हार गए थे, और अभी भी यही हुआ है। तो ये उनका पैटर्न है, उन्हें उसे देखना होगा। और ऐसा लग रहा था कि स्कॉटलैंड क्वालिफाई कर जाएंगे श्रीलंका के अगेंस्ट, क्योंकि रन रेट में काफ़ी आगे थे वो। लेकिन आज नेदरलैंड्स ने स्कॉटलैंड को हरा के 6 पॉइंट्स कर दिए। लेकिन नेदरलैंड्स ने जो स्कोर स्कॉटलैंड ने किया था तो 274, वो उन्हें 44 ओवर्स में बनाना था स्कॉटलैंड से आगे जाने के लिए, और उन्होंने ये 43 ओवर्स में कंप्लीट कर दिया। बहुत ही उलटफेर हो गया। मैं कहूँगा जिम्बाब्वे ने वेस्ट इंडीज़ का आउट किया, स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे का आउट किया, और नेदरलैंड्स ने स्कॉटलैंड को आउट कर दिया। बहुत ही उलटफेर, बहुत बहुत रन रेट भी आ गया पिक्चर में। और एट द एंड श्रीलंका और नेदरलैंड्स क्वालिफाई कर गए हैं वर्ल्ड कप के लिए। नेदरलैंड्स एक बहुत ही एक डेंजरस टीम हो सकती है। अगर आप याद करेंगे कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, और इस टूर्नामेंट में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया, और उनके एक प्लेयर थे वैन बीक, उन्होंने जेसन होल्डर को एक ओवर में 30 रन मारे थे और एक सेंचुरी मारे थे। आज एक लीड करके प्लेयर है, जो ये प्लेयर्स हैं नेदरलैंड्स के ही ओरिजिन के हैं। ये वहाँ के इमिग्रेंट्स में से नहीं है। ये वैन बीक और लीड उधर के ही प्लेयर्स है। तो ये अच्छा है, क्रिकेट वहाँ बढ़ रहा है। अगर वहाँ के लोकल प्लेयर को सक्सेस मिलेगी तो और प्लेयर्स आएंगे आपके पास। तो नेदरलैंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्ल्ड कप क्वालिफाई के लिए। एक लास्ट मैच बाकी है श्रीलंका नेदरलैंड्स का, लेकिन वो फाइनल तो बस एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि ये दोनों टीमें अभी क्वालिफाई कर चुकी है वर्ल्ड कप 2023 के लिए। अब बात करते हैं इंडियन T20 स्क्वाड का, जो वेस्ट इंडीज़ के सामने आया है। ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं था। अजीत आगरकर चीफ सेलेक्टर बन गए अब, और उनके आने के बाद ऐसा चल रहा था कि एक सरप्राइजिंग सिलेक्शंस हो सकते हैं। लेकिन T20 के स्क्वाड तो ये पहले सिलेक्शन कमेटी उसी ने ही इंडिकेशंस दे दिए थे कि अब सीनियर प्लेयर्स को T20 से फेज आउट किया जाएगा। आप देखेंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा और KL राहुल, ये तीनों नहीं है इस T20 स्क्वाड में। इनफैक्ट रविंद्र जडेजा को भी उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया T20 के लिए, शायद उन्हें रेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि वो T20 में तो बैठते हैं रविंद्र जडेजा। लेकिन विराट कोहली, रोहित शर्मा और KL राहुल को फेज आउट कर शुरू हो गया है। मेरा यही मानना है कि विराट कोहली अब भी T20 खेल सकते हैं, एक और वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सेलेक्टर्स वैसा सोचते हैं, और उन्होंने ये 3 सीनियर प्लेयर्स को फेज आउट करने की सोच रखी है। लेकिन एक बात सही भी है कि यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है। रोहित शर्मा मैं नहीं समझता अब T20 के लिए, इंटरनेशनल T20 इंडिया के लिए खेलेंगे। सो इज KL राहुल को भी मैं नहीं देखता T20 इंडिया के लिए जल्द खेलते हुए। विराट कोहली आई थिंक बैकअप हो गए। अगर ये यंगस्टर्स में से कोई फेल होता है और कॉम्बिनेशन क्लिक नहीं हो सकता है तो उनके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अभी मुझे खुशी है कि यंगस्टर्स को फिर से चांस मिला है। यशस्वी जायसवाल है, आपके शुभमन गिल, एक अभी सीनियर प्लेयर जैसा खेलेंगे स्क्वाड में। हार्दिक पांड्या कैप्टन है, सूर्य कुमार यादव वाइस कैप्टन है, युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को भी रखा गया है, जो एक अच्छी साइन है। रवि बिश्नोई भी है इस स्क्वाड में। और तिलक वर्मा, मैंने हमेशा कहा था ये यंगस्टर इंडिया के लिए जल्द खेलेगा, वो आ चुका है, और होपफुली वो T20 में अपने आप को प्रूव करेगा। सिर्फ जो मिस आउट करा है वो उसके बारे में आप कह सकते हैं रिंकू सिंह है, लेकिन सबको नहीं लाया जा सकता एक साथ। आई थिंक अगर इन यंगस्टर्स में से कोई फेल होगा तो हो सकता है कि वो रिंकू सिंह को भी कुछ चांस मिले। बॉलिंग में मुझे अच्छा लगा कि उमरान मलिक के साथ परसिस्ट किया जा रहा है। पेस डज वंडर्स, जो आज हमने देखा हेडिंगली में मार्क वुड ने क्या किया। पेस हमेशा बहुत क्रूशियल होता है, और उमरान मलिक को उसी के लिए रखा गया है। मोहम्मद सिराज को आई थिंक रेस्ट दिया गया है। अर्शदीप सिंह आ गए हैं, उनकी जगह पे मुकेश कुमार को भी चांस मिला है। और सरप्राइजिंग सिलेक्शन था मेरे लिए आवेश खान। उनका IPL तो कुछ खास नहीं था। इनफैक्ट T20 में से उन्हें वर्ल्ड कप के लिए ड्रॉप किया गया था लास्ट ईयर, और कुछ ऐसे परफॉर्मेंस आए नहीं है। तो ये आई थिंक पता नहीं ये क्यों सेलेक्टर्स ने इन्हें वापस लिया है। हो सकता है ऑप्शंस की कमी है। शामी, सिराज रेस्ट पे है, बुमराह अब भी उनका रिहैबिलिटेशन चल रहा है, तो हो सकता है उन्हें एक और मौका दे के टेस्ट किया जा रहा है।
स्क्वाड अच्छा है, स्पेशली वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। वेस्ट इंडीज़ की टी20 टीम बहुत तगड़ी है। उनके उनके कोई भी प्लेयर्स होंगे वो टी20 क्रिकेट एंजॉय करते हैं, वो खेलना पसंद करते हैं। तो इंडिया को इजी तो नहीं होगा ये स्क्वाड के लिए, लेकिन ये स्क्वाड जीतेगा टी20 सीरीज़। 5 टी20 की सीरीज़ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जीतेगा। ईशान किशन को भी रखा गया है विद संजू सैमसन, ये 2 विकेट कीपर रहेंगे और इन दोनों के बीच में चैलेंज रहेगा अब। जो भी परफॉर्म करेगा वो आगे जाएगा टी20 में और अपने आप को प्रूव करना होगा इन दोनों को। संजू सैमसन को आई जस्ट सीरियसली होप कि उन्हें 5 मैच मिले और वो 5 मैच में कुछ अच्छा कर जाए, ताकि वो आने वाले वनडे जो क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें सेलेक्ट हो, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आई होप कि अब इन चांसेस को वो पूरी तरह से यूज़ करे और बड़े स्कोर करे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। एम एस धोनी का बर्थडे है। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो हैप्पी बर्थडे एम एस धोनी। होपफुली आप अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे होंगे। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर मैं कल मिलता हूँ। एशेस का दूसरा दिन देखना ना भूलें, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप लोग अपना ध्यान रखें। गुड बाय।